किसी के कथन का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में विसंगतियों को पहचानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये धोखे का संकेत दे सकती हैं। विसंगतियां विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकती हैं, जैसे विरोधाभासी बयान, स्वर या विवरण में अचानक परिवर्तन जो समग्र कहानी के साथ गलत प्रतीत होते हैं। इन विसंगतियों को प्रभावी ढंग से पहचानने के लिए कथा संरचना और कहानीकार के व्यवहार का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करें। सबसे पहले कहानी की सुसंगतता पर पूरा ध्यान दें। विसंगतियां अक्सर समय रेखा, शामिल स्थानों या वर्णित पात्रों में उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति शुरू में सुबह में होने वाली घटना का उल्लेख कर सकता है, लेकिन बाद में इसे शाम को होने के रूप में संदर्भित कर सकता है। ऐसी अस्थायी विसंगतियां लाल झंडे हैं, जिनकी आगे जांच की आवश्यकता होती है। इसी तरह स्थानों का वर्णन करने में विरोधाभास या किसी घटना के दौरान कौन मौजूद था, कहानी की सत्यता के बारे में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान कर सकता और सुसंगत पुनर्कथन वक्ता को विवरणों पर विस्तार से बताने और असहजता या टालमटोल के संकेतों पर नजर रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो तब सामने आ सकते हैं जब उन्हें अपनी कहानी निर्दिष्ट करने या स्पष्ट करने के लिए दबाव डाला जाता है। तीसरा, कथा के वितरण का विश्लेषण करें। एक पूर्वाभ्यास की गई कहानी अत्यधिक सहज या स्क्रिप्टेड लग सकती है, जिसमें वास्तविक पुनर्कथन के प्राकृतिक विराम और विचारों का अभाव होता है। इसके विपरीत, सहज और ईमानदार कहानियां आमतौर पर अलग तरह से प्रवाहित होती हैं और उनमें छोटी छोटी लेकिन यथार्थवादी असंगतियां शामिल होती हैं। इसके अलावा, इस बात पर ध्यान दें कि व्यक्ति अपने कथा को चुनौती देने वाले अप्रत्याशित प्रश्नों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। रक्षात्मक, घबराए हुए या टालमटोल वाले जवाब धोखे का संकेत हो सकते हैं, जबकि ईमानदार व्यक्ति आमतौर पर आत्मविश्वास के साथ जवाब देंगे और बिना किसी हिचकिचाहट के स्पष्टीकरण देंगे। अंत में, कथा पर सार्वभौमिक रूप से प्रशंसनीय संदर्भ में विचार करके ब्रह्मांड सिद्धांत को आँख से संपर्क न करना और बेचैनी महसूस करना, शरीर की भाषा को समझना किसी के शब्दों के पीछे की सच्चाई को समझने में एक महत्वपूर्ण कौशल है। विशेष रूप से आँख से संपर्क और बेचैनी के व्यवहार का अवलोकन किसी व्यक्ति की ईमानदारी के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। आँख से संपर्क न करना आम तौर पर धोखे से जुड़ा होता है। जब झूठ बोलते हैं तो व्यक्तियों को लगातार आँख से संपर्क बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप बार बार पलकें झपकाना, दूसरी ओर देखना या अनियमित आंखें हिलाना जैसे व्यवहार हो सकते हैं, जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर डार्ट करते हैं। ये पैटर्न प्रत्यक्ष टकटकी के साथ असुविधा का संकेत देते हैं, संभवतः झूठ में उजागर होने के डर के कारण किसी अन्य शारीरिक अभिव्यक्ति का निरीक्षण करने के लिए बेचैनी, अक्सर आंतरिक अशांति और चिंता को दर्शाता है। इसमें जमीन पर पैर टैप करना, उंगलियों को मोड़ना, बालों के साथ खेलना या कपड़ों को लगातार ठीक करना जैसे व्यवहार शामिल हो सकते हैं। ऐसी क्रियाएं संकेत करती हैं कि व्यक्ति तनाव में है, जो संभावित रूप से एक कहानी गढ़ने के संज्ञानात्मक भार से उपजा है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी बेचैनी और आंखों से संपर्क न करने का कारण धोखा नहीं होता है। कुछ व्यक्ति स्वाभाविक रूप से घबराहट, शर्म या झूठ बोलने से संबंधित अन्य मनोवैज्ञानिक स्थितियों के कारण इन व्यवहारों को प्रदर्शित कर सकते हैं। इन अवलोकनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए उन्हें धोखे के अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में विचार करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, जब संदिग्ध आंखों से संपर्क या बेचैनी को कथा में असंगतियों के साथ जोड़ा जाता है,
तो यह सहसंबंध बेईमानी के संदेह को मजबूत कर सकता है। इसके अलावा जिस संदर्भ में ये व्यवहार होते हैं वह उच्च तनाव की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यहाँ तक कि सच्चे व्यक्ति भी घबराहट वाले व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति के आधारभूत व्यवहार पर भी विचार किया जाना चाहिए ताकि उनके सामान्य और संभावित भ्रामक कार्यों के बीच अंतर किया जा सके। ब्रह्मांड सिद्धांत का उपयोग करने में इन संकेतों की अधिक प्रभावी ढंग से व्याख्या करने में, इस बारे में जागरूकता विकसित करके कि कैसे और क्यों लोग झूठ बोलते समय कुछ व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, कोई व्यक्ति धोखे की संभावना का बेहतर आकलन कर सकता है। संक्षेप में, जबकि आँख से संपर्क न करना और बेचैनी महत्वपूर्ण संकेतक हैं, उनका विश्लेषण व्यक्ति के आधारभूत व्यवहारों और विशिष्ट संदर्भों पर विचार करते हुए सोच समझकर किया जाना चाहिए। यह समग्र दृष्टिकोण संभावित धोखे की अधिक सटीक व्याख्या सुनिश्चित करता है, व्यापक व्यवहार विश्लेषण के आधार पर सूचित निर्णय लेने की आपकी क्षमता को बढ़ाता है। अध्याय 3 सूक्ष्म को पहचानना। डर या अपराध से संबंधित अभिव्यक्तियां। सूक्ष्म अभिव्यक्तियां संक्षिप्त अनैच्छिक चेहरे की अभिव्यक्तियां हैं जो 1 सेकंड के 1/25वें हिस्से जितनी तेजी से होती हैं। वे किसी व्यक्ति की सच्ची भावनाओं के महत्वपूर्ण संकेतक हैं और विशेष रूप से भय या अपराध जैसी भावनाओं की पहचान करने में उपयोगी होती हैं, जिन्हें कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान छिपाने का प्रयास कर सकता है। ये अभिव्यक्तियां क्षणभंगुर होती हैं और साथ में सहज लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में आंखें काफी चौड़ी हो सकती हैं। इसके विपरीत अपराध एक तरफ देखने, भौहों को थोड़ा सा खींचने या पलक फड़कने से प्रकट हो सकता है, जो असुविधा या कुछ छिपाने का प्रयास दर्शाता है। इसके अलावा पुतलियां एक और बताने वाला कारक हैं। जब कोई व्यक्ति भयभीत होता है या दोषी भावनाओं को दबाने की कोशिश करता है, तो वे उत्तेजना और एकाग्रता में वृद्धि के कारण फैल सकती हैं। इन परिवर्तनों को देखने के लिए विवरण और समय पर गहन ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म भाव तनाव के क्षणों में या जब व्यक्ति किसी ऐसे विषय का उल्लेख करता है जिसके बारे में वे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, तब प्रकट होने की सबसे अधिक संभावना होती है। सूक्ष्म भावों के अवलोकन में ब्रह्मांड सिद्धांत को एकीकृत करने का अर्थ है इन प्रतिक्रियाओं पर मानवीय भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के व्यापक संदर्भ में विचार करना। सार्वभौमिक रूप से ये भाव अलग अलग लोगों में समान भावनाओं का संकेत दे सकते हैं, जिससे व्यक्तिगत अंतरों की परवाह किए बिना इस ज्ञान को व्यापक रूप से लागू करना संभव हो जाता। स्पष्ट रूप से कहा गया है और प्रस्तुत की जा रही जानकारी की सत्यता के बारे में अधिक सूचित निर्णय लें। अध्याय 4 रक्षात्मक या आक्रामक प्रतिक्रियाओं के कारणों को समझना। रक्षात्मक या आक्रामक व्यवहार अक्सर तब सामने आते हैं जब व्यक्ति खतरा महसूस करते हैं या घिरा हुआ महसूस करते हैं, खासकर बातचीत के दौरान जहां उनकी ईमानदारी को चुनौती दी जाती है। इन प्रतिक्रियाओं के पीछे के ट्रिगर्स और प्रेरणाओं को पहचानना धोखे को पहचानने और जटिल पारस्परिक अंतःक्रियाओं को समझने में महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति रक्षात्मकता या आक्रामकता का सहारा लेते हैं, तो यह आमतौर पर खुद को उनके कार्यों या शब्दों के साथ जुड़ जोखिम या परिणामों से बचाने की एक अंतर्निहित इच्छा को दर्शाता है। पहले उस संदर्भ का निरीक्षण करें जिसमें रक्षात्मक आक्रामकता या आक्रामकता पैदा होती है। क्या स्वर या व्यवहार में बदलाव तब होता है जब विशिष्ट विषयों को छेड़ा जाता है। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति से उसके विवरण में विसंगतियों के बारे में पूछा जाता है या जब उसे कोई आरोप स्पष्ट या निहित लगता है, तो वह रक्षात्मक तरीके से प्रतिक्रिया कर सकता है।
यह त्वरित खंडन, बातचीत का रुख बदलना या प्रश्नकर्ता के अधिकार या विश्वसनीयता को चुनौती देने के रूप में प्रकट हो सकता है। ऐसी प्रतिक्रियाओं का उद्देश्य जांच को भटकाना और अपनी संभावित बेईमानी से ध्यान हटाना होता है। दूसरी ओर आक्रामक प्रतिक्रियाओं में स्पष्ट शत्रुता शामिल हो सकती है, जैसे आवाज उठाना, बाधा डालना या रक्षात्मक प्रतिक्रियाओं की तरह बातचीत करने वाले के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करना। आक्रामकता प्रश्नकर्ता को डराने और आगे की जांच को दबाने की रणनीति के रूप में काम कर सकती है। यह बातचीत में प्रभुत्व स्थापित करने की रणनीति भी हो सकती है, जिससे संवाद उनकी कमजोरियों या भ्रामक बयानों से दूर हो जाए। इन व्यवहारों को प्रभावी ढंग से संभालने और व्याख्या करने के लिए यह विधि रक्षात्मक या आक्रामक प्रतिक्रियाओं को भड़काने की संभावना को कम करती है और अधिक ईमानदार और खुले संचार को प्रोत्साहित कर सकती है। ब्रह्मांड सिद्धांत को लागू करने में यह समझना शामिल है कि रक्षात्मक और आक्रामक प्रतिक्रियाएं तनाव या खतरे के प्रति सामान्य मानवीय प्रतिक्रियाएं हैं, चाहे सांस्कृतिक या व्यक्तिगत पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इन्हें उच्चतम स्थितियों में विशिष्ट व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं के रूप में पहचान कर आप बातचीत को ऐसे समाधान की ओर बेहतर ढंग से ले जा सकते हैं जो सत्य की तलाश करता है। जबकि रक्षात्मक या आक्रामक व्यवहारों को पहचानने और समझने की अपनी क्षमता को बढ़ाकर एक सम्मानजनक और रचनात्मक संवाद भी बनाए रखता है। आप न केवल धोखे की पहचान करने में अपने कौशल में सुधार करते हैं, बल्कि पारस्परिक संघर्षों का प्रबंधन करने में भी अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बातचीत की ओर ले जाते हैं। अध्याय 5 शरीर की भाषा में अनुरूपता का विश्लेषण करना, व्यक्ति जो कहते हैं और वे कैसे शारीरिक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं के बीच संरेखन या कमी धोखे की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मौखिक दावों और अशाब्दिक संकेतों किसी परियोजना या अवसर के बारे में बताते हुए कि वे उत्सुक या उत्साहित हैं। हालांकि यदि उनके चेहरे के भाव दबे हुए हैं या उनका शरीर तनावपूर्ण और बंद दिखाई देता है, जैसे कि हाथों को क्रॉस करना या आंखों से संपर्क न करना, तो यह असमानता यह संकेत दे सकती है कि उनकी सच्ची भावनाएं उनके शब्दों के अनुरूप नहीं हैं। इसी तरह किसी विषय के साथ सहजता या परिचितता के दावों को बेचैनी के दृश्य संकेतों जैसे कि बेचैनी, अत्यधिक पलकें झपकाना या मुद्रा बदलना से कमजोर किया जा सकता है। ये व्यवहार चिंता, तनाव या झूठ को बनाए रखने के संज्ञानात्मक बोझ का संकेत हो सकते हैं। सूक्ष्म अभिव्यक्तियों पर पूरा ध्यान देना भी फायदेमंद है। वे क्षणभंगुर अनैच्छिक चेहरे के भाव जो क्षण भर के लिए किसी की सच्ची भावनाओं को प्रकट करते हैं, जैसे क्रोध, भय या अवमानना के झटके जो एक शांत या खुश चेहरे का खंडन करते हैं। इसके अलावा किसी के हाव भाव और उनके बयानों के बीच अनुरूपता का विश्लेषण अतिरिक्त सुराग प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए विसंगतियां जो धोखे का संकेत दे सकती हैं। ब्रह्मांड सिद्धांत का उपयोग करते हुए समझें कि मानव शरीर स्वाभाविक रूप से तनाव और धोखे पर सार्वभौमिक रूप से पहचाने जाने योग्य तरीकों से प्रतिक्रिया करता है। यह सिद्धांत मानव मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के व्यापक स्पेक्ट्रम के भीतर देखे गए व्यवहारों को संदर्भित करने में मदद करता है और शरीर की भाषा में अनुरूपता के लिए एक गहरी नज़र विकसित करके आपकी व्याख्याओं की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। आप धोखे से सच को समझने की अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे आप अधिक सूचित और सटीक हो जाते हैं। व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह के अंतःक्रियाओं में आकलन। अध्याय 6 आवाज की टोन या पिच में बदलावों को नोटिस करना। स्वर संकेत शरीर की भाषा की तरह ही महत्वपूर्ण है। धोखे का पता लगाने में टोन, पिच और भाषण पैटर्न में बदलाव अक्सर किसी व्यक्ति की सच्चाई के बारे में अधिक बताते हैं जितना कि उनके अकेले शब्द सुझा सकते हैं। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि आवाज में सूक्ष्म परिवर्तन कैसे बेईमानी का संकेत दे सकते हैं
और कैसे प्रभावी ढंग से सुनना और व्याख्या करना है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो सच्चाई को उजागर करने के लिए ये संकेत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए उसकी आवाज में अनैच्छिक परिवर्तन हो सकते हैं। झूठ बोलने से जुड़े तनाव और चिंता के कारण व्यक्ति की आवाज का स्वर असामान्य रूप से ऊंचा या नीचा हो सकता है। ऊंची आवाज तनाव या डर का संकेत दे सकती है, जबकि निचली आवाज अधिक आधिकारिक या विश्वसनीय लगने का प्रयास हो सकती है। इसके अतिरिक्त आवाज नाक से निकलने वाली या रोने जैसी हो सकती है, जो परेशानी या तनाव का संकेत देती है। भाषण की गति पर भी ध्यान दें। झूठ बोलने वाला भ्रामक भाग को जल्दी से पूरा करने के लिए अपनी गति बढ़ा सकता है या विश्वसनीय विवरण या वाक्यांश की तलाश में अपनी गति धीमी कर सकता है। दोनों के साथ साथ लगातार विराम भी हो सकते हैं, क्योंकि वक्ता तुरंत सोचने का प्रयास करता है। भाषण की सामान्य लय में ये व्यवधान अक्सर उनके सामान्य बोलने के पैटर्न से बिल्कुल विपरीत होते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम और ताल में परिवर्तनों पर ध्यान दें। वॉल्यूम में अचानक वृद्धि अति आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलने का प्रयास हो सकता है, जबकि वॉल्यूम में गिरावट अनिश्चितता या अपराध बोध का संकेत दे सकती है। भाषण की लय या राग असामान्य रूप से नीरस या अनिश्चित भी हो सकता है, जो आगे यह संकेत देता है कि कुछ गड़बड़ है। इन मुखर विसंगतियों का प्रभावी ढंग से पता लगाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति आमतौर पर आराम से या तनाव मुक्त स्थितियों में कैसे बोलता है, इसकी आधारभूत समझ हो। यह आधारभूत रेखा एक तुलनात्मक उपाय प्रदान करती है, जो असामान्यताओं को अधिक स्पष्ट रूप से सामने ला सकती है। ब्रह्मांड सिद्धांत का उपयोग करते हुए पहचानें कि तनाव या धोखे के प्रति कुछ मुखर प्रतिक्रियाएं विभिन्न संस्कृतियों और व्यक्तियों में समान हैं। मुखर परिवर्तन के ये सार्वभौमिक पैटर्न यह पहचानने के लिए एक विश्वसनीय ढांचा प्रदान करते हैं कि शब्द उनके सच्चे इरादों या भावनाओं के साथ मेल नहीं खा सकते हैं। इन मुखर बारीकियों को समझने की अपनी क्षमता को निखारने से आप धोखे को पहचानने की अपनी समग्र क्षमता को बढ़ाते हैं। यह कौशल न केवल व्यक्तिगत बातचीत में सहायक होता है, बल्कि पेशेवर संदर्भों में भी काम आता है, जहां सच्चाई को उजागर करने का जोखिम बहुत अधिक हो सकता है। अध्याय 7 अस्पष्टता और विवरण को समझना। कई बातचीत में निशान और संचार व्यक्तियों की अस्पष्ट या टालमटोल करने वाली प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति धोखे का एक महत्वपूर्ण संकेतक हो सकती है। अस्पष्टता एक सुरक्षात्मक तंत्र के रूप में कार्य करती है, जिससे वक्ता को सीधे झूठ बोलने से बचने की अनुमति मिलती है, जबकि अभी भी सच्चाई को बचाया जा सकता है। यह अध्याय इन अस्पष्ट संचारों को बेईमानी के संभावित संकेतों के रूप में पहचानने और व्याख्या करने पर केंद्रित है। बातचीत में संलग्न होने पर इस बात पर ध्यान दें कि दूसरा व्यक्ति कितना विवरण दे रहा है। विवरण के लिए एक धोखेबाज व्यक्ति विषय बदल सकता है, वही अस्पष्ट उत्तर दोहरा सकता है या यहाँ तक कि अपने स्वयं के प्रश्नों के साथ जवाब दे सकता है, ध्यान को खुद से दूर कर सकता है। विवरण की इस कमी का अक्सर मतलब होता है कि व्यक्ति अधिक मनगढ़ंत बातें बनाने से बचने की कोशिश कर रहा है, जिन्हें बाद में पकड़ा जा सकता है। अस्पष्टता से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपने संज्ञानात्मक भार को कम करना, रणनीतिक अनुवर्ती प्रश्नों को नियोजित करना महत्वपूर्ण है। खुले अंत वाले प्रश्न पूछें, जिनके लिए हाँ या नहीं से अधिक उत्तर की आवश्यकता होती है। वक्ता को उदाहरण प्रदान करने या उनकी कहानी में शामिल प्रक्रिया को समझाने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसी प्रश्न तकनीकें न केवल व्यक्ति को अधिक जानकारी के लिए दबाती हैं, बल्कि एक ऐसा परिदृश्य भी बनाती हैं जहां उनके लिए असंगतताओं को जोड़े बिना झूठ को बनाए रखना कठिन होता है। ब्रह्मांड सिद्धांत को नियोजित करना।
यह समझना कि अस्पष्टता और टालमटोल संचार आमतौर पर वैश्विक स्तर पर टकराव या जवाबदेही से बचने की रणनीतियों के रूप में उपयोग किया जाता है। इन पैटर्न को व्यापक मानव व्यवहार के हिस्से के रूप में पहचानना, अस्पष्ट संचार को डिकोड करने कि आपकी क्षमता को बढ़ाकर सच्चाई को उजागर करने के लिए प्रभावी ढंग से उनके माध्यम से नेविगेट करने में मदद कर सकता है। आप न केवल अपने पारस्परिक संचार कौशल में सुधार करते हैं, बल्कि उन लोगों के उद्देश्यों और सच्चाई के बारे में एक गहरी अंतर्दृष्टि भी विकसित करते हैं, जिनके साथ आप बातचीत करते हैं। यह जागरूकता व्यक्तिगत संबंधों, व्यापारिक वार्ता और सूचना की विश्वसनीयता को समझने में अमूल्य है। विभिन्न संदर्भों में अध्याय 8 प्रश्नों और कथनों में दोहराव का आकलन संवाद में दोहराव संचार में एक महत्वपूर्ण व्यवहारिक संकेत हो सकता है, विशेष रूप से टालमटोल या बेईमानी की पहचान करने में। यह अध्याय इस बात की पड़ताल करता है कि किस प्रकार बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न और कथन छल के सूचक के रूप में कार्य कर सकते हैं, तथा इन संकेतों की व्याख्या किस प्रकार प्रभावी रूप से की जाए ताकि सत्य का पता लगाया जा सके। जब किसी वार्तालाप में आलोचनात्मक प्रश्न शामिल हों, तो दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया पर पूरा ध्यान दें। धोखा देने की इच्छा रखने वाले लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य युक्ति यह है कि उनसे पूछे गए प्रश्न को दोहराया जाए। यह क्रिया कई उद्देश्यों की पूर्ति करती है। इससे वक्ता को सोचने के लिए अतिरिक्त समय मिलता है। इससे उन्हें प्रश्न को अपने लाभ के लिए स्पष्ट करने की अनुमति मिलती है, तथा यह एक विश्वसनीय उत्तर तैयार करने के लिए एक टालने वाली तकनीक हो सकती है। इसी प्रकार प्रश्न के वाक्यांश को बदलने से वार्तालाप उन क्षेत्रों से दूर हो सकता है जहां वे असुरक्षित या अप्रस्तुत महसूस करते हैं। इसके अलावा अपने उत्तरों में विशिष्ट वाक्यांशों या कथनों की पुनरावृत्ति के लिए सुनें। जब व्यक्ति कुछ शब्दों या वाक्यांशों को कई बार दोहराता है, तो यह एक पूर्वाभ्यास की गई प्रतिक्रिया का संकेत दे सकता है, जिसका उद्देश्य वास्तविक जानकारी देने के बजाय श्रोता को आश्वस्त करना या उसे विश्वास दिलाना होता है। इस प्रकार की पुनरावृत्ति झूठ को वार्तालाप में अधिक गहराई से शामिल करके उसे पुष्ट करने का प्रयास भी हो सकता है। यह आशा करते हुए कि पुनरावृत्ति इसे अधिक विश्वसनीय बनाएगी। पुनरावृत्ति का प्रभावी ढंग से आकलन करने के लिए वार्तालाप के दौरान कान को तेज रखना तथा भाषा को दोहराव की अनुमति न देना महत्वपूर्ण है। बिना चुनौती दिए आगे बढ़ना, ऐसे प्रश्नों का अनुसरण करना जिनके लिए अधिक विस्तृत उत्तरों की आवश्यकता होती है, या दोहराए जा रहे बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगना, यह दृष्टिकोण न केवल पैटर्न को बाधित करता है, बल्कि धोखेबाज पर संज्ञानात्मक भार भी बढ़ाता है, जिससे उनके लिए अपना मुखौटा बनाए रखना अधिक मुश्किल हो जाता है। ब्रह्मांड सिद्धांत का उपयोग करना। यह पहचानना कि रक्षात्मक या भ्रामक रणनीति के रूप में पुनरावृत्ति का उपयोग विभिन्न संस्कृतियों और स्थितियों में एक सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। यह मानव व्यवहार के सार्वभौमिक पहलू को दर्शाता है, जब चुनौती दिए जाने या आरोपित होने के तनाव का सामना करना पड़ता है। भाषण में दोहराव वाले पैटर्न को समझने और पहचानने से आप बेईमानी का पता लगाने की अपनी क्षमता बढ़ाते हैं और सच्चाई को उजागर करने की दिशा में अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। यह कौशल व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह की बातचीत में अमूल्य है, जहां स्पष्टता और ईमानदारी सर्वोपरि है। अध्याय 9 मुंह या चेहरे को ढकने के महत्व का मूल्यांकन करना। जानकारी प्रदान करते समय यह संकेत दे सकता है कि वे एक सच्ची प्रतिक्रिया को रोकने या भावनात्मक प्रतिक्रिया को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं।
यह इशारा अक्सर झूठ को ढकने या पर्यवेक्षक को झूठ का पता लगाने से रोकने की अवचेतन इच्छा से जुड़ा होता है। इसी तरह चेहरे को ढकना विशेष रूप से मुंह को सच बोलने और झूठ बोलने के बीच आंतरिक संघर्ष के भौतिक प्रकटीकरण के रूप में भी हो सकता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति उजागर या कमजोर महसूस करता है तो हाथ चेहरे को ढालने के लिए प्रतिक्रियात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं। हालांकि व्यक्ति के आधारभूत व्यवहार और विशिष्ट संदर्भ पर विचार करना महत्वपूर्ण है जिसमें यह क्रिया होती है। कुछ व्यक्ति सत्य या धोखेबाज होने की परवाह किए बिना घबराहट होने पर आदतन अपना मुंह या चेहरा ढक सकते हैं। अन्य शर्म के कारण या ध्यान का केंद्र बनने के लिए एक लचीली प्रतिक्रिया के रूप में ऐसा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि यह किसी भ्रामक इरादे से जुड़ा हो। क्या यह व्यवहार बेईमानी को छिपाने का जानबूझकर किया गया प्रयास है या केवल व्यक्तिगत स्वभाव है? ब्रह्मांड सिद्धांत का उपयोग करते हुए पहचाने कि मुंह या चेहरे को ढकने जैसे कुछ व्यवहार धोखे का संकेत दे सकते हैं। ये तनाव और चिंता के प्रति मानवीय प्रतिक्रियाओं के व्यापक स्पेक्ट्रम का हिस्सा हैं, जो विभिन्न संस्कृतियों और व्यक्तियों में आम है। इसे समझने से इन प्रतिक्रियाओं की सार्वभौमिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इन संकेतों की व्याख्या करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण को लागू करने में मदद मिलती है। व्यक्तिगत विशेषताओं और हाथ में स्थिति पर सावधानी से विचार करते हुए इस और अन्य गैर मौखिक संकेतों की सूक्ष्म समझ विकसित करके आप अपनी बातचीत में सच्चे इरादों को अधिक प्रभावी ढंग से समझ सकते हैं। अपने व्यक्तिगत और पेशेवर संचार कौशल दोनों को बढ़ा सकते हैं। अध्याय 10 बातचीत में विशेष रूप से महत्वपूर्ण चर्चाओं या वार्ताओं में जोर देने वाली जानकारी की प्रासंगिकता को अलग करना। जिस तरह से जानकारी प्रस्तुत की जाती है, उससे व्यक्ति के इरादों और सच्चाई के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। रणनीतिक रूप से उपयोग किए जाने पर जोर देने वाली जानकारी या तो एक वास्तविक तर्क को मजबूत कर सकती है या धोखे को ढक सकती है। ईमानदारी से जोर देने और चालाकी से जोर देने के बीच अंतर को समझना सच्चाई को समझने की कुंजी है। जब कोई विशेष विवरण पर जोर देता है तो जोर के संदर्भ और उद्देश्य का मूल्यांकन करना आवश्यक है। झूठे लोग अक्सर अपने झूठ को अधिक विश्वसनीय बनाने के प्रयास में अपनी कहानी के कुछ पहलुओं पर अधिक जोर देते हैं। यह सरल प्रश्नों के लिए अत्यधिक विस्तृत स्पष्टीकरण के रूप में प्रकट हो सकता है। जब व्यक्ति सच्चे विश्वास के साथ बोलते हैं तो उनका जोर स्वाभाविक रूप से सूचना के महत्व के साथ जुड़ जाता है। उनका लहजा रक्षात्मक या अत्यधिक बलशाली प्रतीत हुए बिना स्थिर और आत्मविश्वास से भरा रहता है। वे आवश्यक विवरण प्रदान करते हैं जो सीधे विषय से संबंधित होते हैं। अप्रासंगिक आंकड़ों से इसे धुंधला करने के बजाय समझ को बढ़ाते हैं। धोखेबाज और वास्तविक जोर के बीच प्रभावी रूप से अंतर करने के लिए वक्ता के लहजे और हाव भाव पर पूरा ध्यान देते हैं। क्या उनका जोर बेचैनी के स्पष्ट संकेतों जैसे कि बेचैनी, आंखों से संपर्क से बचने या रक्षात्मक मुद्राओं के साथ मेल खाता है, या वे खुले आरामदेह शरीर की भाषा बनाए रखते हैं, अपने बयानों के साथ आराम का प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा जोर दी गई जानकारी की प्रासंगिकता का आकलन करते हैं। क्या यह सीधे विषय में योगदान देता है या यह एक विकर्षण की तरह लगता है? अक्सर धोखेबाज व्यक्ति अपनी कहानी में कमजोर क्षेत्रों से ध्यान हटाने के लिए अत्यधिक विवरण डालते हैं या कुछ बिंदुओं पर जोर देते हैं जहां स्पष्टता और ईमानदारी सर्वोपरि है। अध्याय 11 किसी व्यक्ति की अलीबाई की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करते समय स्पष्टता के लिए अलीबाई विसंगतियों की जांच करना। किसी भी विसंगति की पूरी तरह से जांच करना महत्वपूर्ण है।
एक अलीबाई एक रक्षा तंत्र के रूप में कार्य करती है जो किसी घटना के समय व्यक्ति के ठिकाने के लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करती है। हालांकि एक अलीबाई के भीतर विसंगतियां धोखे के संकेतक हो सकती हैं। यह समझना कि इन विसंगतियों की प्रभावी रूप से जांच कैसे की जाए, सच्चाई को उजागर करने में महत्वपूर्ण न हो सकती है। अलीबाई की समय रेखा और व्यक्ति द्वारा वर्णित मुख्य घटनाओं की स्पष्ट समझ स्थापित करने से शुरू करें। विशिष्ट समय, स्थान और अन्य शामिल पक्षों को नोट करें जिनका उन्होंने उल्लेख किया है। यह आधारभूत कथा वहां से गहन जांच के लिए मंच तैयार करती है। कहानी में किसी भी विरोधाभास के लिए अलीबाई की जांच करें या जब गवाह के बयान, भौतिक साक्ष्य या डिजिटल डेटा टालमटोल या असहजता जैसे प्रतिक्रिया में हिचकिचाहट, विषय बदलना या पहले के बयानों का खंडन करना, ये व्यवहार संबंधी संकेत उनके विवरण की विश्वसनीयता का आकलन करने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न वार्तालापों में उनकी कथात्मक स्थिरता की तुलना करें। झूठ बोलने वालों को अक्सर समय के साथ एक सुसंगत कहानी बनाए रखना चुनौतीपूर्ण लगता है, खासकर जब गढ़े गए विवरण जटिल होते हैं। कई चर्चाओं में विवरणों पर दोबारा गौर करने से कहानी में विविधताएं सामने आ सकती हैं जो ब्रह्मांड सिद्धांत का उपयोग करके धोखे की ओर इशारा कर सकती हैं। स्वीकार करें कि जबकि एक बहाने की विशिष्टताएं विभिन्न स्थितियों के बीच बहुत भिन्न होंगी, झूठ बोलते समय मानव व्यवहार के सामान्य पैटर्न जैसे असंगति, रक्षात्मकता और चिंता काफी हद तक सार्वभौमिक रहती हैं। यह समझ एक बहाने की सच्चाई पर सवाल उठाने और उसका मूल्यांकन करने के आपके दृष्टिकोण का मार्गदर्शन कर सकती है। किसी बहाने के विवरण और स्थिरता का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करके और भ्रामक व्यवहार के सामान्य संकेतों को पहचानकर आप झूठ से सच को पहचानने की अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल व्यक्तिगत विवेक में सहायता करता है बल्कि जांच की जिम्मेदारियों से जुड़ी पेशेवर भूमिकाओं का भी समर्थन करता। चुनौती दी गई यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि इन भावनात्मक विविधताओं को प्रभावी ढंग से कैसे देखा और व्याख्या किया जाए। जब व्यक्ति अपनी कहानी में विसंगतियों का सामना करता है तो उसके व्यवहार पर बारीकी से नजर रखना शुरू करें। क्या वह घबराहट, हंसी, पसीना या नजर फेरने जैसे चिंता के लक्षण प्रदर्शित करता है? वैकल्पिक रूप से कुछ लोग अत्यधिक शांति के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं, जो एक पूर्वाभ्यास या दबी हुई प्रतिक्रिया का संकेत देने वाला एक लाल झंडा भी हो सकता है। इस तरह की अत्यधिक नियंत्रित भावनाएं सच्ची भावनाओं को छिपाने और कहानी पर नियंत्रण बनाए रखने के प्रयास का संकेत दे सकती हैं। उनकी आवाज की सूक्ष्मताओं पर ध्यान दें। स्वर, गति और पिच में परिवर्तन अंतर्निहित तनाव या घबराहट को प्रकट कर सकता है। उच्च पिच में हकलाना या सामान्य से अधिक तेजी से बोलना घबराहट का संकेत दे सकता है, जबकि एक नीरस या असामान्य रूप से धीमा भाषण चिंता को छिपाने या विवरण गढ़ने के प्रयास का संकेत दे सकता है। अतिरिक्त जानकारी के लिए उनके शरीर की भाषा का निरीक्षण करें। क्या वे जो कहते संभव है कि वे अपने वर्तमान भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की तुलना समान तनाव स्तरों के तहत पिछले अंतःक्रियाओं से करें? यह तुलना यह स्पष्ट कर सकती है कि उनका वर्तमान व्यवहार उनके चरित्र के अनुरूप नहीं है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति समान परिस्थितियों में अपने सामान्य व्यवहार की तुलना में कम या अतिरंजित भावनात्मक प्रतिक्रियाएं दिखा सकते हैं। ब्रह्मांड सिद्धांत को लागू करके यह स्वीकार करें कि जबकि भावनात्मक प्रतिक्रियाएं व्यक्तियों के बीच व्यापक रूप से भिन्न हो सकती हैं, धोखे से जुड़े तनाव प्रेरित व्यवहार की उपस्थिति विभिन्न संदर्भों और संस्कृतियों में एक सामान्य मानवीय विशेषता है।
इसे समझने से भावनात्मक विसंगतियों का संवेदनशीलता और सटीकता से आकलन करने का कौशल विकसित करके मानव व्यवहार के व्यापक और अधिक सार्वभौमिक ढांचे के भीतर इन संकेतों की व्याख्या करने में मदद मिलती है। आप ईमानदारी और धोखे को पहचानने की अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं। यह क्षमता न केवल व्यक्तिगत अंतःक्रियाओं में सहायक होती है, बल्कि पेशेवर परिस्थितियों में भी अमूल्य है, जहां विश्वसनीयता का आकलन महत्वपूर्ण होता है। अध्याय 13 इनकार या न्यूनीकरण के पैटर्न की जांच करना। इनकार और न्यूनीकरण सामान्य रक्षात्मक रणनीतियां हैं, जिनका उपयोग व्यक्ति असहज सत्य या आरोपों का सामना करने पर कर सकता है। इन पैटर्नों को पहचानना और समझना अंतःक्रियाओं में ईमानदारी को पहचानने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर उन परिस्थितियों में जहां धोखा शामिल हो सकता है। यह अध्याय इस बात की जांच करता है कि किसी व्यक्ति की ईमानदारी का आकलन करने के लिए इनकार या न्यूनीकरण के पैटर्न को प्रभावी ढंग से कैसे पहचाना और व्याख्या किया जाए। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय ईमानदारी बरतें जो बेईमान हो सकता है। ध्यान से देखें कि वे अपने विरुद्ध प्रत्यक्ष आरोपों या सम्मोहक साक्ष्यों पर किस प्रकार प्रतिक्रिया देते हैं। जो व्यक्ति धोखेबाज होते हैं, वे प्रायः किसी भी गलत कार्य को सिरे से नकार देते हैं या अपनी संलिप्तता या अपने कार्यों के प्रभाव को कम से कम बताते हैं। उदाहरण के लिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया या यह कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपने कार्यों से ध्यान हटाने की कोशिश करने के सामान्य लक्षण हैं। बहाने सुनना या दोष दूसरे पर डालना बेईमानी का एक और संकेतक है। व्यवहार: एक धोखेबाज व्यक्ति अपने कार्यों के लिए बाहरी कारकों या अन्य लोगों को जिम्मेदार ठहरा सकता है। यह सुझाव देता है कि स्थिति पर उनका बहुत कम नियंत्रण था। यह विक्षेपण जिम्मेदारी को कहीं और डालकर व्यक्तिगत जवाबदेही से बचने की एक रणनीति है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि वे अपने कार्यों के बारे में विशिष्ट प्रश्नों को कैसे संभालते हैं। क्या वे स्पष्ट प्रत्यक्ष उत्तर देते हैं या वे अस्पष्ट प्रतिक्रियाएं देते हैं। अस्पष्ट प्रतिक्रियाओं का एक पैटर्न या आरोप से विषय को बदलने से सच्चाई को अस्पष्ट करने का प्रयास भी हो सकता है। इन पैटर्न का प्रभावी ढंग से आकलन करने के लिए उनकी वर्तमान प्रतिक्रियाओं की तुलना समान परिस्थितियों में उनके सामान्य व्यवहार से करना विभिन्न संस्कृतियों और व्यक्तिगत पृष्ठभूमियों में इनकार और न्यूनीकरण युक्तियों को पहचानने और समझने की अपनी क्षमता को बढ़ाकर आप अधिक सटीकता से यह पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या धोखा देने का प्रयास कर रहा है। यह कौशल न केवल व्यक्तिगत संबंधों में बल्कि पेशेवर वातावरण में भी अमूल्य है, जहां ईमानदारी और पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। अध्याय 14 विनम्रता या सहयोग से अधिक व्याख्या करना। कृपया या अत्यधिक सहयोग की अधिकता कभी-कभी पारस्परिक संबंधों में खतरे की घंटी के रूप में कार्य कर सकती है, खासकर जब यह स्थिति के लिए अनुपातहीन लगता है। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि वास्तविक सहयोग को रणनीतिक अत्यधिक विनम्रता से कैसे पहचाना जाए, जिसका संभावित रूप से धोखा देने या हेरफेर करने के लिए उपयोग किया जाता है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक विनम्र या अत्यधिक सहयोगी होता है, तो यह शुरू में एक सकारात्मक बातचीत विशेषता की तरह लग सकता है। हालांकि यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि कोई व्यक्ति ऐसा दृष्टिकोण क्यों अपना सकता है। अत्यधिक समायोजन एक युक्ति हो सकती है जिसका उपयोग पक्ष क्या अन्य स्थितियों में उनके व्यवहार के साथ विनम्रता या सहयोगशीलता संगत है। यहाँ विसंगतियाँ यह सुझाव दे सकती हैं कि वे एक विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने में भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा बेचैनी के साथ साथ गैर मौखिक संकेतों के संकेत जैसे कि बेचैनी, आंखों से संपर्क न करना या घबराहट के हाव भाव यह संकेत दे सकते हैं कि उनकी अत्यधिक विनम्रता वास्तविक भावना से प्रेरित नहीं है। ये भौतिक संकेत अक्सर आंतरिक संघर्ष या धोखे को दर्शाते हैं,
खासकर जब किसी के शब्द उनकी शारीरिक भाषा के साथ संरेखित नहीं होते हैं। उनकी सहयोगशीलता के समय पर विचार करना भी लाभदायक है। क्या यह तब बढ़ जाता है जब वे विशेष रूप से कमजोर होते हैं या जब विशिष्ट विषयों को संबोधित किया जाता है, तो ऐसा समय धारणाओं को बदलने या संवेदनशील विषयों से बातचीत को दूर करने के लिए विनम्रता के रणनीतिक उपयोग का संकेत दे सकता है। ब्रह्मांड सिद्धांत को खरीदना यह पहचाने कि हालांकि विनम्रता और सहयोग के लिए सांस्कृतिक मानदंड व्यापक रूप से भिन्न होते हैं, धोखे के संकेत यह विवेक स्वस्थ ईमानदार रिश्तों के निर्माण और प्रभावी बातचीत के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है, जहां स्पष्ट खुला संचार सर्वोपरि है। अध्याय 15 स्थिरता के लिए कार्यों के साथ शब्दों का सहसंबंध स्थापित करना। एक व्यक्ति जो कहता है और जो वह करता है, उसके बीच स्थिरता उसकी ईमानदारी और विश्वसनीयता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह अध्याय इस बात की खोज करता है कि किसी व्यक्ति की विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए कार्यों के साथ शब्दों के संरेखन का प्रभावी ढंग से आकलन कैसे किया जाए। इस स्थिरता को समझना व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों रिश्तों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह किसी की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करते समय शामिल व्यक्तियों की ईमानदारी और अखंडता को मापने में मदद करता है। समय के साथ उनके व्यवहार की बारीकी से निगरानी करें। क्या वे अपने वादों को पूरा करते हैं जब वे कोई कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं? क्या वे उसे पूरा करते हैं? उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बार बार समय पर काम पूरा करने का वादा करता है, लेकिन लगातार समय सीमा को पूरा करने में विफल रहता है, तो यह असंगतता उसके शब्दों और कार्यों के बीच एक विसंगति को उजागर करती है। इसी तरह, यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी को महत्व देने का दावा करता है, लेकिन अक्सर झूठ बोलता हुआ पकड़ा जाता है, तो यह गलत संरेखन एक महत्वपूर्ण लाल झंडा है। विचार करने का एक अन्य पहलू यह है कि व्यक्ति जिम्मेदारी को कैसे संभालता है, खासकर जब गलतियां या असफलताएं होती हैं। क्या वे अपने शब्दों पर कायम रहते हैं और जवाबदेही स्वीकार करते हैं, या वे दूसरों पर दोष मढ़ते हैं? एक व्यक्ति जो अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने में तेज होता है, वह आमतौर पर उच्च स्तर की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा प्रदर्शित करता है। इसके विपरीत, जो लोग बहाने बनाते हैं या दोष दूसरों पर मढ़ते हैं, वे निष्ठाहीनता या यहाँ तक कि छल के लक्षण दिखा सकते हैं। शब्दों को कार्यों के साथ प्रभावी ढंग से सहसंबंधित करने के लिए विभिन्न परिस्थितियों में इन व्यवहारों का निरीक्षण करना लाभदायक होता है। इससे एक पैटर्न स्थापित करने में मदद मिलती है, जो किसी व्यक्ति के चरित्र की अधिक व्यापक समझ प्रदान कर सकता है। हालांकि मानव व्यवहार की जटिलता के प्रति सचेत रहें। लोग बदल सकते हैं और अलग अलग घटनाओं को हमेशा चरित्र के निश्चित प्रमाण के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। ब्रह्मांड सिद्धांत का उपयोग करते हुए समझें कि जबकि व्यवहार की विशिष्टताएं व्यक्तियों के बीच व्यापक रूप से भिन्न हो सकती हैं, यह अपेक्षा कि कार्यों को शब्दों के अनुरूप होना चाहिए विश्वसनीय व्यवहार का एक सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त मानक है। यह सिद्धांत स्थिरता का आकलन करते समय एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकता है, जो आपको छल से वास्तविक ईमानदारी को पहचानने में मदद करता है। शब्दों को क्रियाओं के साथ ध्यानपूर्वक देखने और सहसंबंधित करने से आप स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं कि किसी के बताए गए इरादे उनके व्यवहार के अनुरूप हैं या नहीं। स्थिरता को समझने की यह क्षमता भरोसेमंद संबंध बनाने और बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। किस पर भरोसा करना है, इस बारे में निर्णय लेना और बातचीत को प्रभावी ढंग से चलाना। अध्याय 16 प्रतिक्रियाओं में टालमटोल या देरी की रणनीति को पहचानना। बातचीत में टालमटोल या देरी की रणनीति का सामना करना एक आम समस्या है, खासकर जब दाव ऊंचे हों।
व्यक्ति समय हासिल करने के लिए इन युक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। सीधा जवाब देने से बचें या असहज सच्चाइयों को दरकिनार करें। बातचीत को प्रभावी ढंग से चलाने और संभावित छल को उजागर करने के लिए इन व्यवहारों को पहचानना आवश्यक है। इसी तरह एक प्रश्न पूछे जाने के तुरंत बाद विषय में अचानक परिवर्तन बातचीत को उस संवेदनशील विषय से दूर करने का काम कर सकता है जिससे वे बचना चाहते हैं। एक अन्य सामान्य युक्ति है अस्पष्ट या अत्यधिक व्यापक उत्तर प्रदान करना। ऐसे उत्तर ऐसी बारीकियों से बचने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो दोषपूर्ण या खुलासा करने वाली हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, किसी पेशेवर सेटिंग में जब किसी परियोजना की प्रगति के बारे में पूछा जाता है, तो कोई कह सकता है कि हम सभी वास्तविक मील के पत्थर या चुनौतियों के बारे में स्पष्ट अपडेट देने के बजाय अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। विशिष्टता की यह कमी जवाबदेही या गहन जांच से बचने के लिए एक रणनीतिक कदम हो सकती है। मौखिक रुकावट के साथ आने वाले गैर मौखिक संकेतों पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है। बेचैनी के संकेतों जैसे कि बेचैनी, आंख से संपर्क से बचना या भाषण में अस्वाभाविक रुकावटों पर नजर रखें। ये शारीरिक अभिव्यक्तियां संकेत कर सकती हैं कि व्यक्ति बातचीत के कारण तनाव में है। यह आगे यह सुझाव देता है कि उनकी टालमटोल वाली प्रतिक्रियाएं जानबूझकर हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, यह पूछने के बजाय कि परियोजना कैसी चल रही है, यह पूछें कि इस सप्ताह कौन से विशिष्ट कार्य पूरे हुए हैं। ब्रह्मांड सिद्धांत का उपयोग करते हुए यह पहचानें कि हालांकि विभिन्न संस्कृतियों और व्यक्तिगत व्यक्तित्वों में टालमटोल करने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं, अंतर्निहित कारण सत्य से बचना या प्रतिक्रिया में देरी करना एक सार्वभौमिक रूप से सामान्य व्यवहार है। जब संभावित जोखिम या परिणामों का सामना करना पड़ता है, टालमटोल या देरी की युक्तियों को पहचानने और उनका समाधान करने की अपनी क्षमता को बढ़ाकर आप अपने आप को अधिक सत्य और उत्पादक परिणामों की ओर बातचीत का मार्गदर्शन करने के लिए सशक्त बनाते हैं, चाहे व्यक्तिगत संबंध हों, पेशेवर वातावरण हो या अन्य अंतर्क्रियाएं हों, जहां स्पष्टता और ईमानदारी सर्वोपरि हैं। अध्याय 17 अत्यधिक जानकारी साझा करने के प्रभावों का मूल्यांकन करना। बातचीत में अत्यधिक जानकारी साझा करना कभी-कभी एक खतरे का संकेत हो सकता है, खासकर जब यह चर्चा के लिए असंगत या अप्रासंगिक प्रतीत होता है। यह अध्याय इस बात का पता लगाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा बहुत अधिक विवरण देना वास्तव में पारदर्शिता का प्रयास है या गुमराह करने की चालाकीपूर्ण रणनीति है। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक विवरण देता है, तो बातचीत के संदर्भ पर विचार करना महत्वपूर्ण है। क्या विवरण प्रासंगिक और सहायक हैं, या वे महत्वपूर्ण विषयों से ध्यान भटकाने का काम करते हैं? अत्यधिक विस्तार जानबूझकर श्रोता को जानकारी से अभिभूत करने की रणनीति हो सकती है, जिससे समग्र कथा की सत्यता पर सवाल उठाना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक पेशेवर सेटिंग में एक टीम का सदस्य अपने द्वारा किए गए प्रत्येक छोटे कार्य का विस्तृत विवरण दे सकता है, संभावित रूप से अधूरी प्रमुख जिम्मेदारियों को कवर करने के लिए। इसके अलावा जानकारी को प्रस्तुत करने के तरीके पर ध्यान दें। क्या यह पूर्वाभ्यास जैसा लगता है? क्या व्यक्ति स्वाभाविक और सहज संवाद में शामिल होने के बजाय एक स्क्रिप्ट का पाठ कर रहा है? अक्सर पूर्वाभ्यास किए गए आख्यानों में अनावश्यक विवरण शामिल होते हैं, जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता है सिवाय खुलेपन और संपूर्णता का भ्रम पैदा करने के। एक और पहलू जिस पर ध्यान देना चाहिए वह है रक्षात्मकता। बहुत अधिक रक्षात्मक रवैया और बहुत अधिक विवरण यह संकेत कर सकते हैं कि व्यक्ति को खतरा महसूस हो रहा है और वह किसी भी तरह से अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, जिसमें शामिल हैं, उदाहरण के लिए,
किसी पर गलती का आरोप लगने पर वह असंबंधित सफलताओं या कार्यों का वर्णन करना शुरू कर सकता है जो उसने अतीत में अच्छे से पूरे किए हैं। ध्यान भटकाना और वर्तमान मुद्दे के प्रभाव को कम करने का प्रयास करना, ऐसी स्थितियों से सक्रिय रूप से निपटना, ऐसे प्रश्न पूछना उपयोगी है जिनके लिए विशिष्ट उत्तरों की आवश्यकता होती है। यह दृष्टिकोण अनावश्यक जानकारी के ढेर को काटने में मदद कर सकता है और चर्चा को इस बात पर केंद्रित कर सकता है कि वास्तव में क्या प्रासंगिक है। ब्रह्मांड सिद्धांत को लागू करना, यह पहचानना कि जबकि अत्यधिक जानकारी साझा करने की प्रवृत्ति विभिन्न सांस्कृतिक या व्यक्तिगत पृष्ठभूमि में भिन्न हो सकती है, इसके पीछे मनोवैज्ञानिक प्रेरणा, चाहे आत्मरक्षा के लिए हो, ध्यान भटकाना हो या धोखा, यहाँ एक सामान्य मानवीय व्यवहार है। इसे समझना, अत्यधिक जानकारी साझा करने का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की क्षमता विकसित करके सूचनाओं की बाढ़ के पीछे के वास्तविक उद्देश्य को समझने में सहायता कर सकता है। आप ईमानदारी या धोखे को पहचानने की अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जिससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों तरह की बातचीत में अधिक सूचित निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं। धोखे का पता लगाने के इस अन्वेषण के दौरान हमने विभिन्न संकेतों को उजागर किया है जो बेईमानी का संकेत दे सकते हैं। हालांकि इन संकेतों की व्याख्या सावधानी से करना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि घबराहट या सामाजिक अजीबता कभी-कभी धोखे के संकेतों की नकल कर सकती है। वास्तविक धोखे और हानिरहित चिंता के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। अलग-अलग व्यवहारों के बजाय संकेतों के समूहों को देखना, धोखे का प्रभावी ढंग से पता लगाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। आंखों से संपर्क से बचने जैसे व्यवहारों को याद रखें। कहानियों में असंगतता, अत्यधिक विनम्रता या बातचीत में टालमटोल करना। जब कोई व्यक्ति धोखेबाज हो रहा हो तो अकेले में शायद ही कभी होता है। एक साथ कई संकेतकों को देखना एक स्पष्ट और अधिक विश्वसनीय संकेत दे सकता है कि कुछ गलत है। अपने कौशल को बढ़ाने के लिए अभ्यास आवश्यक है। रोजमर्रा की बातचीत में सक्रिय रूप से शामिल हों और न केवल यह देखें कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि यह भी देखें कि यह कैसे कहा जा रहा है। शरीर की भाषा, आवाज की टोन और चेहरे के भावों पर ध्यान दें। जैसे जैसे आप अपनी अवलोकन क्षमताओं को बेहतर बनाते हैं, धोखे से सच को पहचानने की आपकी क्षमता में सुधार होगा, जिससे आप अधिक सूचित निर्णय ले पाएंगे। ब्रह्मांड सिद्धांत का उपयोग करते हुए इस बात पर विचार करें कि जबकि धोखे के विशिष्ट संकेतक विभिन्न संस्कृतियों और व्यक्तियों में भिन्न हो सकते हैं, धोखा देने के इरादे से प्रेरित अंतर्निहित व्यवहार सार्वभौमिक रूप से पहचाने जाते हैं। यह वैश्विक परिप्रेक्ष्य संकेतों को अधिक प्रभावी ढंग से समझने और व्याख्या करने में सहायता करता है, जिससे आपकी बातचीत में एक संतुलित और सूचित दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है। सुनने के लिए धन्यवाद।